इसमें बाकी एक बड़ी कमाल की चीज़ है हमारी कश्मीरी जबान में, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती दूसरी जबानों के लफ्ज लेने में। ने तो इसको शेप दी और लोगों को लोगों की जबान में ये चढ़ गए सारे वार। जैसा मुझे लग रहा है कि जी अभी हम रूमी को देखते हैं, सूफी या फिर वननेस ऑफ गॉड के बारे में बात होती है, लेकिन वो तो ललदद ने बहुत पहले कहा है, गोरन वन्नम अकुई वत्सुन नेब्र वन्नम अंदराचुन सुई में लाली को वाक तो वत्सुन तवे लाली होतांगे नाचुन। ये जो ये बड़ी खुश हूँ कि आपको याद बहुत है लालवाड़। ये कैसे? आजकल की जनरेशन को तो जबानी याद ही नहीं। आप जैसे असद कहा हमारे सर पे हाथ है तो इस वजह से। दो तरीके की शायरी जो कश्मीर में है, एक मिस्टिक सूफियाना और दूसरी लिरिकल रोमांटिक शायरी, क्योंकि वो चैलेंज करती थी अपने गुरु को भी, चैलेंज करती थी पंडितों को। जो ये था सारा शैव फिलॉसफी जो उन्होंने क्लोजेटों में बंद रखी थी संस्कृत में, वो उसने ललदद ने वहां से निकाली, आम लोगों के पास पहुंची। वटा दिवर वटा हेरिबानुची कुनई एक वाट वो उसका करक हट बटा कर मनस्त पवन संगा। शेख नूरुद्दीन नूरानी और ललदद का जो मतलब एक कनेक्शन है, वो तो हम तो मानते हैं बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। एक तो कहानी है ना कि जब वो पैदा हुए तो दूध नहीं पी रहे थे। आपको क्या बताऊं, थोड़ा अरसा पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में थी, मैं किसी से कश्मीरी में बात कर रही थी, कोई कश्मीरी था, तो मुझे वहां से एक बड़े स्कॉलर आके पूछते ये कौन सी जबान है? मैंने कहा कश्मीरी। अच्छा कश्मीरी भी कोई जबान है? मैंने तो सुना ही नहीं। AI. I'm speaking about artificial. I'm scared to talk about artificial intelligence. It scares me because somebody once demonstrated what ChatGPT can do. I was terrified. I said this means that there is no use for people like me. एक साहब आए ना जिनको आप लोग अब भूल गए हैं, मगर 3 चीजों के लिए उनको नहीं भूलना चाहिए। एक जो उन्होंने लैंड रिफॉर्म किए जो और दुनिया में कहीं नहीं हुए, दुनिया में तो मालूम नहीं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए, न पाकिस्तान, कि जो टेनेंट्स लैंडलेस टेनेंट्स थे मालिक बन गए जमीन के जो काश्त करते थे। और दूसरा उन्होंने कर दिया एजुकेशन फ्री। और तीसरा उन्होंने ये भी किया था कि वो बेगार वगैरह खत्म की थी, और ये फोर्स लेबर। और दूसरा ये भी वो जो वो थे ना यूजरी, वो जो कर्जे देकर बड़े, हाँ बिल्कुल, खून चूसते थे, वो सारे ये सब चीजें खत्म कर। साहब का आप रोल कहाँ मानती है एजुकेशन में? बिकॉज यू हैव बीन एन एजुकेशनिस्ट। नहीं, मैं तो मानती हूँ बड़ा जबरदस्त था। शुरू में ही डिडंट हैव मच टाइम। विमेंस कॉलेज उन्होंने पहले बनवाया, सबसे पहले 1950 में पहली दफे औरतों के लिए कॉलेज बना। यू रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट दैट पीरियड? I do remember, of course I remember, because I went to college in 1952. Okay. When college was only 2 years old. अच्छा. And that is I did it after my matriculation. और ये बात आपको बताती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी बहन जो थी वो मुझसे कोई 10-11 साल बड़ी थी। Okay. उनकी वो पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी, प्राइवेटली उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। वो पढ़ना चाहती थी मगर कॉलेज कहाँ जाती, कॉलेज था सिर्फ SP कॉलेज, और उसमें वो लड़कों का कॉलेज था। वहाँ पे पढ़ती थी कुछ लड़कियां, वो पंजाबी बाहर की, कोई कश्मीरी नहीं थी कोई, तो उनको भेजा नहीं गया कॉलेज। उस बेचारी की पढ़ाई 10वीं में ही खत्म हो गई। लेकिन जब 1950 में कॉलेज बना तो मेरी दूसरी बहन और मैं, हम दोनों जा सके और आगे अपनी पढ़ाई कर सके। नाज़रीन मोहतरम, आपका बहुत खुशामदीद इस प्रोग्राम में। आज की जो हमारी गेस्ट है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एन एकेडमिशियन ऑफ रिप्यूट, ट्रांसलेटर और राइटर, और हाल ही में देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक इन माय हैंड्स, द स्ट्रेंजर बिसाइड मी। उन्होंने ट्रांसलेट की है कश्मीर की शॉर्ट स्टोरीज। मोहतरमा नीरजमतो साहिबा हमारे साथ है, तो इनसे हम पूछेंगे इस किताब के बारे में और कश्मीरी लिटरेचर के बारे में और शायरी के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में। आप हमारे साथ रहिए। मोहतरमा, आपका बहुत खुशामदीद। थैंक यू, शुक्रिया आपका आने के लिए। ये जो किताब है मैं पढ़ रहा था, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। गेटअप इसका अच्छा खूबसूरत हो गया। यस, इसका कवर भी अच्छा है, कंटेंट उससे ज्यादा बेहतर है। हमारे बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं वीर मुंशी, यस, उनका ही पेंटिंग है। ओके, सो यू हैव सिलेक्टेड इट। जी। अच्छा, इसमें शॉल वीवर्स है दिखाया गया है। वीव कर रहे हैं, कश्मीर का ही मोटिव है ना ऐसा, जिस पता लगे, क्योंकि कहानी लिखने वाले भी तो वीवर्स ही होते हैं, वो कहानी बुनते हैं। तो और हमारे आर्टिजन्स तो कश्मीर के मशहूर हैं, कोई कालीन बुन रहा है, कोई शॉल की कढ़ाई कर रहा है,
तो ये उर्दू में ही आप चाहते हैं ये कॉन्वर्सेशन? Yes, we can continue it Urdu because बकरा कशिर पट कात में शिया शांति दिल बकरा कशिर पट कात मामला ये है कि हमारे जो एक तो ये ट्रांसलेटेड वर्क है और जी, जी, जी। ये उन लोगों के लिए है जो कश्मीरी ना समझे, ठीक है, और फिर ये पॉडकास्ट भी उन्हीं हजरात के लिए होगा। बात नहीं, जैसे भी आपकी जी, वो तो आप आप बता रही थी कि हमको ये कवर बड़ा सूटेबल और अप्रोप्रिएट लगा, क्योंकि ये बुनने का जो हैंडीक्राफ्ट हमारा मशहूर है, और कहानी लिखने वाले भी एक लिहाज से कुछ बुनते ही हैं, कहानी बुनते हैं, अलग अलग आइडियाज को बुनते हैं और बड़ी खूबसूरत चीज तैयार करते हैं। यस, दिस इज द वेरी फैसिनेटिंग कवर एज वेल। आपने इंट्रोडक्शन में जो है वो लिखा है कि कश्मीरी लिटरेचर जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज इन इंडिया है, कश्मीरी लैंग्वेज। सच है, उसमें कोई शक नहीं। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे, क्योंकि हमारे पास ये रिकॉर्डेड है 5000 साल से के टाइम से लेकर क्या क्या हमने लिखा है। अब ये सच है कि शुरू में हम ज्यादातर संस्कृत में हैं, लेकिन कश्मीरी भी बहुत पहले, समझिए 10वीं सेंचुरी में हमें नजर आती है कश्मीरी में भी कोशिशें की गई हैं लिखने की। एक उस जमाने में लिखा गया था महानय प्रकाश, वो नजर आता है कि संस्कृत, लेकिन असली वो संस्कृत नहीं है, खाली उसमें संस्कृत के कुछ शब्द हैं, लफ्ज हैं, वोकैबुलरी थोड़ी वो है, बट बेसिक स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो कश्मीरी का है। तो हालांकि इस वक्त जरा उसको समझना मुश्किल होगा, लेकिन बाद में 14वीं सदी में जब लल्दन ने लिखा या बोला या जो भी कुछ किया, उससे तो ये बाकायदा पता लगा लोगों को कि ये कैसी जबान है और कितनी रिच है। इसमें बाकी एक बड़ी कमाल की चीज़ है हमारी कश्मीरी जबान में, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती दूसरी जबानों के लफ्ज़ लेने में, मगर हम उनको अपनी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और उनको हम अपनाते हैं। इसलिए हमारी जो जबान है कश्मीरी, ये बहुत ही रिच है। इसमें कोई ऐसी बात आपके दिमाग में अगर कुछ भी आए, कोई सटल थॉट आए, कुछ आए, उसके लिए आपको लफ्ज़ मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि ये इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से आया है? कुछ कहते हैं कि इब्रानी से आई है, हिब्रू से आई है, कुछ कहते हैं संस्कृत से आई तो है, बहुत डिबेटेबल है। बेसिक स्ट्रक्चर जो मुझे नजर आता है, क्योंकि मैंने संस्कृत भी पढ़ी है बीए तक, इसका जो ग्रामेटिकल बेसिक स्ट्रक्चर है वो संस्कृत से मिलता जुलता है, क्योंकि संस्कृत में भी जो लफ्ज है, लफ्ज ही बदल जाता है जब उसके फंक्शन आप बदलें, जो बाकी हिंदी उर्दू में नहीं है। हिंदी उर्दू में एक लफ्ज उसको जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे वो लफ्ज खुद ही चेंज हो जाता है जैसे संस्कृत में होगा। मगर बाकी जो वोकैबुलरी है वो सारी दुनिया से आई है। आप कहीं कोई भाषा देखिए, कोई जबान देखिए, उसके लफ्ज हमारे पास है, लेकिन हमने उनको अडेप्ट किया है, कश्मीरी तरीके से बोलते हैं। वरना तो हमको उसमें कोई बिल्कुल घबराहट नहीं होती कहाँ से आया लफ्ज। अंग्रेजी का नहीं, आप देखते हैं टिकट को हमने बना दिया टिकट, स्कूल को बना दिया स्कूल, ऐसी अपनी प्रोनाउंसिएशन से उस लफ्ज को हमने अपना ली। तो अगर आप सोचने बैठेंगे तो देखिएगा कि हमें कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि हमने ये लफ्ज कहाँ से लाया। ओके, अभी आपने किताब में लाल देद और शेख नूरुद्दीन नूरानी की बात की है, तो उनकी जो शायरी है, अक्सर ये माना जाता है कश्मीरी लिटरेचर में कि ये पहला दौर था शायरी का, कश्मीरी शायरी का, लाल देद और शेख नूरुद्दीन नूरानी। बिल्कुल। लेकिन जो फसी बलीग जो हमें उनकी शायरी लगती है लाल देद की, आमे पन सदरस नाविच अस्लामान बोजना दाइमियोन मिद्दीता आमेन टांकन पोंजन श्रामान दिल छुमरामान गारगा, ये ऐसा तो नहीं लगता कि ये पहला दौर हो सकता है, ये आगाज हो सकता है, या फिर ये ऐसा है कि बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और चलना सीख रहा है? ये तो काफी एक वो एडवांस स्टेज लग रही है पोएट्री। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि इससे लल्दन ने तो इसको शेप दी और लोगों को, आम लोगों की जबान में ये चढ़ गए सारे वाक, उन्हें जबानी याद रखे, वो बोलते रहे। मगर उससे पहले जरूर होगा, जैसे मैंने आपको अभी महानय प्रकाश का कहा, उस तरीके से बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे जो दुनिया भर में फैले हुए होंगे, क्योंकि कश्मीर में तो हमारा अपना कुछ हमने रखा नहीं, वो सब बाहर के लोग ही ले गए। कोई केरला में है हमारे टेक्स्ट, कोई तंजौर में है, कोई पूना में है, कोई दुनिया के दूसरे म्यूजियमों में है। लेकिन ये जरूर है कि होगा जरूर, क्योंकि लल्दन की जो भाषा है वो तो कंप्लीट है, पूर्ण, उसको कोई ऐसी मुश्किल होती नहीं कि कुछ भी उसको सटल थॉट एक्सप्रेस करना हो, उसके लिए उसके पास कोई लफ्ज नहीं, सारे लफ्ज हैं उनके पास, मगर बगैर खिचकिचाहट के, कहीं चाहे संस्कृत से बेस हो,
चाहे कहीं और से हो, ले लेती। जो उनकी शायरी, जैसा मुझे लग रहा है कि जी अभी हम रूमी को देखते हैं, सूफी या फिर वननेस ऑफ गॉड के बारे में बात जी होती है, लेकिन वो तो लल देद ने बहुत पहले कहा है। गोरन वन्नम अकुई वचुन नेब्र वन्नम अंदर अचुन सुई में लाइल को वाक तो वचुन तवे लाइल होतंगे नाचुन। ये जो ये मैं बड़ी खुश हूँ कि आपको याद बहुत है लालबाग। ये कैसे? आजकल की जनरेशन को तो जबानी याद ही नहीं। आप जैसे असतशा कहा हमारे सर पे हाथ है तो इस वजह से शायद मालूम नहीं है कि मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है द मिस्टिक एंड द लिरिक। यस वो एक कलेक्शन है, दो तरीके की शायरी जो कश्मीर में है, एक मिस्टिक सूफियाना और दूसरी लिरिकल रोमांटिक शायरी। और दोनों शुरू करने वाली थी हमारी कश्मीरी औरतें। लल देद ने मिस्टिक स्ट्रीम शुरू किया, हब्बा खातून ने वो। तो उसने आप देखिए कि ये सब काम जो औरतों ने किया है, ये गजब का काम। उसके बाद लल देद के बाद रूप भवानी बड़े अच्छे, और अभी तक अर्निमाल है हब्बा खातून के बाद। हब्बा खातून के बाद आई वो अर्निमाल, और अभी भी बहुत सारे जो इस वक्त यंग वुमेन शायरा हैं। नहीं, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो लल देद के बारे में ये कहा जाता है कि दैट शी यूज्ड टू वैंडर अराउंड, मतलब न्यूड। देखिए, सबसे पहले तो ये था कि शी वांटेड टू डिस्पेल ऑल नोशंस। वो कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करती थी जब तक उनको खुद न पता लगता कि ये सच है, क्योंकि वो चैलेंज करती थी अपने गुरु को भी, चैलेंज करती थी पंडितों को। जो ये था सारा शैव फिलॉसफी जो उन्होंने क्लोजेटों में बंद रखी थी संस्कृत में, वो उसने लल देद ने वहां से निकाली, आम लोगों के पास पहुंचाई। और फिर उनको बिल्कुल कोई डर नहीं था किसी को मुंह पे कहने का। अब देखिए एक उनका जो वाक है, दी वटा दिवर वटा हेरिबानुछी कुनी इकवाट पूजकत करे खट बटा कर मनस्त पवन संगा। कि ये जो तुम्हारा मंदिर है वो भी पत्थर है, मूर्ति वो भी पत्थर है, ऊपर से नीचे सब पत्थर है, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? अपने अंदर जाओ, अपने जो हार्ट एंड माइंड को कंबाइन करो, और वो है तुम्हारी असली पूजा। अब बताइए 14वीं सदी में किसकी हिम्मत होती है इस तरह की बातें लिखनी? That's what I'm saying। फिर तो हमारा लिटरेचर उस वक्त का काफी एडवांस स्टेज में होता है, बहुत और जिसमें मतलब औरतें टोटली लिबरेटेड एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इट स्पीक्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एट द सेम। एंड ऑल्सो सबसे बड़ी बात थी उनकी एम्पावरमेंट की कि वो डरती नहीं थी कहने से, मुंह पर कहती थी। तो एक था बड़ा अच्छा, दक्षिणी सोबरस जायन जानह सोदरस जानह अनिलाट मेंडिस रोगिस वेदुत जानह मुडस तजिम्न पाविन का। आप तो समझ ही गए। सही बिल्कुल। तो अब किसकी इतनी हिम्मत थी? सबको वो डांटती भी थी, डपटती भी थी उसने, इसीलिए तो हम उसको लल देद कहते हैं, अपनी ग्रैंड मदर मानते हैं। अच्छा, अभी जो शेख नूरुद्दीन नूरानी और लल देद का जो मतलब एक कनेक्शन है, वो तो है, हम तो मानते हैं बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। एक तो कहानी है ना कि जब वो पैदा हुए तो दूध नहीं पी रहे थे, शमाली चेस जाने के मनचोक तो मनचोक ने चनचोक मन से, एंड ही स्टार्टेड सकिंग। मगर व्हाट many people don't know what Sheikh Nuruddin has said about Lal Deed. Tami padman porch lale yem gale amrit cho gal gale so सोनी अवतार लले सोई में वर्दित हो दियो। इससे ज्यादा क्या एक्नॉलेजमेंट हो सकती? और आप देखिए इसकी लैंग्वेज कितनी सिंक्रेटिक है, अवतार भी है, अमृत भी है, और बाकी अपना भी बाकी चीजें भी है। और इनके कनेक्शन के बारे में, इनके जो रिलेशनशिप था लल देद और अलमदारी कश्मीर का, ये एस्टैब्लिश्ड है कि रिलेशन था कोई, दे वर लाइक कंटेम्पररीज ऑफ? छोटे थे मगर रिलेशनशिप डेफिनेटली। वो खुद वो क्यों इन्हीं के पास गई का दूध पियो माँ का? बताइए, कुछ तो होगी अट्रैक्शन। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली। और इन लोगों के जो ये थे बेसिक फिलॉसफी बहुत मिलती जुलती थी। और सबसे बड़ी बात है कि एक्नॉलेज किया दोनों ने एक दूसरे की सेंटहुड। लल देद ने माना कि शेख नूरुद्दीन नूरानी इज अ स्पेशल पर्सन, एंड नूरुद्दीन साहब आल्सो थॉट दैट लल देद वाज अ स्पेशल पर्सन। और इसकी मिसाल जो है वो हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलती कि अगर बज़ाहिर ये दो अलग अलग मज़ाहिब के अफराद थे,
लेकिन spiritually they were one. Spiritually, they were one, and this tradition is carried on in our Sufi poetry also. आप देखिए समद मीर है या वहाब खार है या कौन है, बहुत सब भी शमस फकीर all साहब। of them. उनकी वोकैबुलरी आप देखिए कितनी संस्कृत से मिलती है। राज हमसाई घर सामे आजमेद रामे तमन्ना। या यदराजनी दरबार नगम कराची परिस्तानो सुई में बू सोज संतूर सुई में बोझ तो में पूरी ये शमस फकीर साहब का कलाम है? आई थिंक सो। ओके, नहीं आई थिंक शाह गफूर अच्छा। में ख्याल से पूरी याद। सो कन यस लिटरली द जो फाउंडेशन स्टोन है वो लल दे और अलमदारी कश्मीर का हाँ है। बिल्कुल, उसमें कोई शक ही नहीं। और इनको फॉलो किया बाद में और सब बहुतों ने। एक जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है वो थी 18वीं सदी में रूप भवानी। उनकी शायरी लोगों को पता ही नहीं थी क्योंकि वो बड़ी मुश्किल नजर आती। उसमें कश्मीरी, बेसिक कश्मीरी है लेकिन बहुत सारे उसमें फारसी भी संस्कृत भी, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी 18वीं सदी तक। तो यहाँ फिर स्वामी परमानंद, हाँ वो तो बिल्कुल 19th सेंचुरी के थे। 19th century मैं बता रही हूँ मैं रूप भवानी का। और उनके जो है वो सारे शैव प्रैक्टिसेस की उन्होंने पूरी अपनी शायरी में, जो ललदेद कहती है सिंपल जबान में, वो रूप भवानी कहती है डिफिकल्ट जबान में। इसीलिए ललदेद की वाक सबको याद है, रूप भवानी का बहुत कम लोगों को मालूम। अच्छा। फिर ये देखने को मिल रहा है कश्मीरी लिटरेचर में कि आलमदारी कश्मीर और ललदद के बाद करीबन ये बहुत अरसा गुजर जाता है टिल द टाइम ऑफ हबा खातून कि हमें कश्मीरी शायरी कश्मीरी लिटरेचर में कहीं नजर नहीं आती। व्हाट कुड बी द रीजन? स्कॉलर्स को ढूंढने में शायद मिल जाएगी, मगर मैंने तो इतनी रिसर्च नहीं की अभी तक तो नहीं मिली है क्योंकि हबा खातून ही आज, और वो भी हबा खातून इसलिए क्योंकि उनको रॉयल पैट्रनेज हासिल था। मे बी दैट कुड बी द रीजन। मगर बेचारी को इतना पैट्रनेज भी क्या था, बाद में तो वो वॉन्डर ही कर रही थी। जब वो यूसुफ शाह को ले गए वो मुगल, फिर तो वो बेचारी ऐसे ही बन गई थी। शी हैड बिकम लाइक अ मिस सूफी। उनकी जो लेटर शायरी है उसमें तो वो रोमांटिसिज्म तो कम हो गया और ज्यादा वो उसमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई। ये कहा जाता है कि 14th सेंचुरी में जो ही फॉरेन रूल कश्मीर आया, 14th सेंचुरी में 14th सेंचुरी में जो ही फॉरेन रूल कश्मीर में आया, हाँ हाँ लाइक वी कॉल इट द मुस्लिम रूल, यस तो उसमें फिर पर्शियन इन्फ्लुएंस ज्यादा हुआ हाँ हाँ एंड दैट कुड बी द रीजन कि कश्मीरी जो है दैट टुक द बैक सीट। यस, क्योंकि कश्मीरियों को हमेशा ये शौक है, चाहे कश्मीरी पंडित हो कश्मीरी मुसलमान हो, कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो नौकरी मिलती तब जब उनको ऑफिशियल जबान आती, तो इन्होंने सबसे पहले फारसी सीखी। What was the official language before the advent of Muslim rule in Kashmir? I have no idea. I'm not Could sure. be Sanskrit. It could have been Sanskrit, but there were other various forms. क्योंकि आप अगर आप देखेंगे, जैसे कालिदास एक बड़ा संस्कृत का ड्रामेटिस्ट एंड पोएट है, आप देखेंगे वो जो प्लेज लिखते थे उसमें जो रॉयल्टी थी वो बोलते थे संस्कृत, लेकिन जो बाकी लोग थे और औरतें वगैरह वो बोलते थे प्राकृत, which was actually a Broken form of Sanskrit. broken form of Sanskrit. So उस जमाने में भी they didn't expect everyone to know Sanskrit. लेकिन but officially of course that must have been the language. And you believe that the Shah Miri rule or Ridjan Shah's rule with the advent of the Muslim rule in Kashmir? Because you see, more than Rinchen Shah, the coming here of all these Sufis who were driven by Tammuz, हाँ, oppression, yes. वो उन्होंने they sought refuge here. जो सारे अपने बुलबुल शाह, वो सब ये जो दस्तगीर साहब हैं या मखदूम साहब हैं, ये सब तो बाहर से आए थे ना, तो वो अपने साथ वो अपनी लैंग्वेज लेके आए फारसी। फिर जब कन्वर्शन हुआ तो लोगों ने फिर एक्सेप्ट की और फिर रूल भी था उन्हीं का। जो पर्शियन थे, जैसे हमारे बड़शाह थे, वो भी तो वहां से पढ़ाई लिखाई करके आए थे, समरकंद वगैरह। नहीं, कश्मीर हिस्ट्री में ये भी लिखा है कि बड़शाह यूज्ड टू स्पीक इन कश्मीरी आल्सो। Of course he must have, because he accepted many of those Kashmiri customs. उस जमाने में वो एक होता था वितस्ता जो है जैनब, उसकी पूजा का एक दिन रखा होता था पुराने जमाने से, एंड बड़शाह यूज्ड टू सेलिब्रेट इट हिमसेल्फ। Okay. सारे दोनों किनारों पे खूब उजाला, इल्यूमिनेशन और वोटों में जाना, और कहते हैं बड़शाह खुद वो चाहते थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सब जो उनकी जो भी कोई पॉपुलेशन थी उन सब के कस्टम्स को वो रिस्पेक्ट करते थे। He was quite remarkable, Badshaह was.
तो ये माना जा सकता है कि जब ऑफिशियल पैट्रोनेज किसी लैंग्वेज को नहीं मिलती तो उसको हकारत से देखा जा रहा था। हाँ वो तो तो होता। उस वक्त के जो शोरा हजरात थे उन्होंने फिर कश्मीरी को मतलब छोड़- आला इताक रखा है। आप क्या कहते हैं, उस जमाने के बाद भी जब यहाँ डोगरा रूल था, इतना पंजाबी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि बहुत सारे जो हाई पोजीशंस पे आए थे लोग वो बाहर के थे, तो उस जमाने में भी कश्मीरी की तरफ तो वो बिल्कुल ही हकारत की नजर से देखते। उर्दू फारसी थी, कश्मीरी बिल्कुल नहीं। और कश्मीरियों का उनको लगता था, मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ा अरसा पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में थी, मैं किसी से कश्मीरी में बात कर रही थी, कोई कश्मीरी था, तो मुझे वहां से एक स्कॉलर आके पूछते हैं ये कौन सी जबान है। मैंने कहा कश्मीरी। अच्छा कश्मीरी भी कोई जबान है, मैंने तो सुना ही नहीं। और ये सब बातें सुनकर मुझे प्रोवोकेशन हुई कि मैं ट्रांसलेट करके इनको बताऊं बाकी दुनिया को कि कश्मीरी लिटरेचर क्या है, कश्मीर में कितनी रिचनेस ऑफ कल्चर है, डाइवर्सिटी है, इतनी डेप्थ है कि उसको दुनिया को पहचानना जरूरी। मेनली मेरा यही पर्पस था ये सब ट्रांसलेशन का, कि सबको बताना कि क्या यहाँ पे आप देखिए रिच ट्रेडिशंस हैं, मेंटेन्ड है, कितनी सेंसिटिविटी है, कितना सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट है, फिक्शन राइटिंग, पोएट्री, एवरीथिंग, बिकॉज पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट आउटसाइड, वेरी फ्यू। अच्छा, आपने मेंशन किया है किताब में दैट प्रोज राइटिंग अपीयर्ड इन कश्मीर इन 19th सेंचुरी। हाँ हाँ, तो इससे पहले प्रोज में नहीं लिखते थे, जिसको शायरी में बात करते थे। शायरी में जिनको लिखना होता था। इसका रीजन क्या हालांकि होता? संस्कृत में जब बहुत सारा प्रोज भी लिखा गया था, अच्छा, मगर बाद में जब ये फारसी वगैरह हुआ तो उसमें शायद लिखते होंगे कुछ प्रोज वगैरह, जैसे लिटरेरी क्वालिटी में तो पोएट्री होती थी, मसनवियां वगैरह वो सब पोएट्री। वो सारा जो है शायरी में ही बात होती है हाँ। फिर तो। शायरी को माना जाता था ना एक सुपीरियर, अच्छा, प्रोज राइटिंग को इतना सुपीरियर नहीं माना जाता था। माना जाता था प्रोजेक कि काम काज के लिए करना है, असली सेंसिटिव अगर कुछ बोलना है वो शायरी में। ये था नोशन लोगों का। ओके। और कश्मीर में जो अभी जैसे अभी हम देखेंगे जो मिशनरी वर्क्स भी हुए हैं, जैसे अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी की भी बात हो रही है, तो उन्होंने जो भी अपना वो काम किया है, कश्मीर, तो ही हैज सिंपलीफाइड उसको, उनको कहा जाता है कश्मीरी कुरान। हाँ 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 तो बिल्कुल, उन्होंने शायरी में ही बात की है। शायरी में ही। तो वो जाते हैं और जन्नत का जो दरोगा है वो भी शायरी में बात कर रहा है, ये है ना, जो वहाँ यहाँ से पर जन्नत में दाखिल हो रहा है वो भी शायरी में बात हो रही है। ये ट्रेडिशन थी ओके। कि जब, क्योंकि नैरेटिव पोएट्री में भी तो सब कुछ शायरी में ही होता था। तो जैसे ये ड्रामा मैं आपको बता रही थी, जैसे शेक्सपियर के ड्रामा है, ये वो भी एक शायरी में ही लिखे गए। ये या जो मकबूल चक्रयाली यारी ने जो गुलरेज लिखी है वो भी तो शायरी, वो शायरी है सारी है। सारा कुछ कहानियां, सब कहानियां भी शायरी में। समद मीर ने अकनंदन की कहानी वो भी शायरी में। प्रोज में समझते थे कि उसका कुछ ज्यादा वैल्यू है नहीं। और शॉर्ट स्टोरी तो यहाँ हुई लेट 40s में शुरू। अमीन कामिल साहब, अख्तर महिदीन साहब, सबसे पहले दीनानाथ नादिम और सोमनाथ जुत्सी, उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने दीनानाथ नादिम की, इनके डिबेट है कि पहले कौन सी थी, मगर समझिए साइमल्टेनियसली दीनानाथ नादिम की कहानी है जवाबी कार्ड, जिसका ट्रांसलेशन रिप्लाई, ये लिगाश फल, और वो लिगाश फल सोमनाथ जुत्सी। ओके। ये थे पायोनियर्स इन शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। बट देन शॉर्ट स्टोरी बिकेम द मेन व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन फॉर people who were interested in producing literary work. वर्ड्स तो अलग थे, लेकिन जो सब लोग कहानियां लिखने लगे। और ये जो कहानियां हैं, आप समझे लेट 40s से लेकर अब तक, अगर आपको कश्मीर की सोशल हिस्ट्री जाननी है, वो आपको ये कहानियां बता देंगी, क्योंकि दे आर सेट इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स and they are talking about the problems faced by people in those different time frames. They draw your attention to the suffering, they draw your attention to the potential, they draw your attention to the sensitivity and also the cruelty of times in which Kashmiris are suffering, without hesitation, very, very frankly. Social history documentation के लिए कश्मीरी poets से ज़्यादा credit मैं short story writers को दूंगी, क्योंकि they told the plain truth, जो सब समझ सकते थे। शायरी की थोड़ी हायर लेवल पे होती है ना। कोई भी कहानी देखिए, अली मोहम्मद लोन की कहानी देखिए, दिस स्ट्रेंज मोहल्ला, उसका ओरिजिनल टाइटल क्या था मैम? ओरिजिनल टाइटल इसका था
मुझे इस वक्त याद ही नहीं है, सॉरी। Okay, okay. इसमें कहीं Do you remember any title in original Kashmiri? जैसे all of them except for the state more. yes, दीनानाथ नादिम का replay paid card, नाव की जवाबी कार्ड, Javabi card, and then we have the When the Light Dawned, ये घास फूल, ये Gospel, and the Cockfight, Cocker Jung. कॉकर जग, वो अमीन कामिल साहब की है. हाँ, Then we have the Grave Robber, वो भी अमीन कामिल साहब की वो है. भी अमीन साहब की है। कफनसूर कफनसूर हो सकता है. अच्छा, ये जो ट्रांसलेशन है, इसमें अभी जो है, अभी वी हैव द वेरी मॉडर्न गैजेट्स दैट कैन ट्रांसलेट टेक्स्ट फॉर अस, लेकिन वो जो एक रूह होती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, जो इससे पहले भी देयर वर गूगल ट्रांसलेटर्स एंड डिक्शनरीज एंड एवरीथिंग, लेकिन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज, ये नामुमकिनात में से है, ये हो नहीं सकता कभी. ट्रांसलेशन की जो असल रूह है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में कभी हो नहीं सकती. यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी क्रक्स. अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द टोन ऑफ द राइटर, ये किस मूड में लिख रहा है, ये खुशी में लिख रहा है कि दुख में लिख रहा है. पहले टोन, सबसे पहले तो लैंग्वेज आनी चाहिए, और लैंग्वेज के लिए आपको दोनों लैंग्वेजों पर कमांड होना चाहिए. जो ओरिजिनल का वर्ड है उसके लिए आपको एग्जैक्ट वर्ड दूसरी जबान में ढूंढना है. फिर एग्जैक्ट वर्ड ही नहीं, बल्कि वो पर्पस उस वर्ड का उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, क्योंकि लफ्ज तो एक है मगर वो अलग अलग कॉन्टेक्स्टों में उसके अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, है ना. आपको समझना कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस लफ्ज का क्या मतलब है, उसके लिए आपको इक्विवेलेंट ढूंढना है. अगर कई दफे मिल जाता है इमीडिएटली, कई दफे बहुत सोचना पड़ता है, कई दफे आपको अलग ही फ्रेज मिलता है दूसरी जबान में जो कि वो फिट हुआ हो. वो काफी मुश्किल भी है. वह मुश्किल तो बहुत है मगर करना है. यू हैव टू बी एबल टू थिंक इन टू लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली. मुझे सिर्फ एक एडवांटेज थी कि आई ग्रो अप विद दीज टू लैंग्वेजेस. हाँ, हमारे घर में ये दोनों जबानें बोली जाती, क्योंकि मेरे भाई, दो बड़े भाई थे, दोनों मुझसे कोई 14-15 साल बड़े थे, और मेरे फादर भी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे. तो मेरे बचपन से मैंने अंग्रेजी सुनी थी, बोली जाती थी हमारे घर में. रेडियो था, बीबीसी के बाद प्रोग्राम सुनते थे, इसलिए मेरे लिए अंग्रेजी कुछ फॉरेन लैंग्वेज ऐसी नहीं. कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अभी के वक्त में ट्रांसलेशन ऑफ दीज कश्मीरी वर्क्स, और जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. पता कैसे लगेगा लोगों को, आपकी जो रिचेस है, आपकी वेल्थ है, वो रहेंगी आपके. बट वी डोंट हैव एनी ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट्स हियर. जी, क्या कह रहे हैं? वी डोंट हैव एनी ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट्स हियर, जो मतलब जैसे वर्षा के वक्त में मैंने सुना है और पढ़ा भी है क्या कि उस वक्त बाज़ाब्ता ट्रांसलेशन के इंस्टीट्यूट्स होते थे, वेयर इन महाभारत एंड रामायण, उसके बाद क्योंकि उनको करने होते थे ना बड़े बड़े, you see these kind of philosophical treatises they had to translate into, जैसे दारा शिकोह तो कहते हैं कितने उन्हें संस्कृत फारसी में करवाया ट्रांसलेट. वो तो एक पूरी इंस्टीट्यूशन थी ट्रांसलेटरों की. और अभी हमारे पास काफी जो हमारे पास ईस्ट का लिटरेचर भी पहुंचा है, चाहे वो ऑरन पामुक हो या फिर अल्केमिस्ट ऑफ पॉल. अगर ट्रांसलेशन ना हो तो कैसे पता लगेगा? मुमकिन नहीं है. तो कितना जरूरी है जो हमारे पास कश्मीरी लिटरेचर एग्जिस्टिंग है उसका ट्रांसलेशन बाज़ाब्ता पे हो रहा है ना, काफी तो हो रहा. आजकल यंग पीपल आर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रांसलेटिंग. And where do you think AI stands in it? Like, as far as translating, yes, I think we are ahead of many other Indian states. No, AI. I'm speaking about artificial. I'm scared to talk about artificial intelligence. It scares me because somebody once demonstrated what ChatGPT can do. I was terrified. I said, this means that there is no use for people like me. No use for people. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिकॉज मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ. सुनाइए. एक ट्रांसलेशन करना था, तो उसमें ओरिजिनल टेक्स्ट जो था, जैसे हम कहते हैं क्रीम ऑफ नेशन, तो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था बीजुल मिल्लत. वो क्या मतलब? बीजुल मिल्लत इज लाइक, बीज कहते हैं अरबिक में एग. अच्छा. सो मिल्लत इज अ नेशन. सो जैसे हम क्रीम ऑफ नेशन कहते हैं, तो वहां पे पॉपुलर ऐसा कहा जाता है बीजुल मिल्लत. हाँ, ठीक है. अब एआई में डाला गया वो ट्रांसलेशन. अच्छा, तो उसने एग ऑफ नेशन निकाल दिया. एंड दैट वाज लाइक पब्लिश. अच्छा, दूसरी बात हमारे पास, जैसे हम कश्मीरी में कहते हैं पंज रिपोर्ट, तो पर्शियन में भी इसे पंजरा ही कहा जाता है. यस. एंड जब एआई ट्रांसलेट करने बैठ रहा है तो उसमें केज लिख दिया या फिर प्रिजन लिख दिया. सो हम रिलाई नहीं कर सकते एआई पे. ये ना ह्यूमन एलिमेंट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आपने कहा कि आई वाज टेरिफाइड बिकॉज़ ऑफ चैट जीपीटी, बट इट वाज सेइंग ऑल, see, it was making me first of all redundant. Maybe there is no use for people like me.
But then I was encouraged that I thought it can't do the job as accurately as a human It being. can never That's replace what you. gave me some As far reassurance. as translation is concerned, बाकी fields के बारे में आपने मुझे तो तजुर्बा किया होगा तो आपको अभी इससे पहले किसी दोस्त ने इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दी कि उसको केज बना दिए. नहीं किसी दोस्त ने अब्दुल गनी शाह लिखा हाँ. एंड चैट जीपीटी वहां से ट्रांसलेट करके दे रहा है अब्दुल वेल्दी किंग. सो तो उसमें प्रॉम्प्ट दिया गया कि इसको ट्रांसलेट करो. सो एनीवे लाइक लोगों को सबक सीखना चाहिए कि मत डिपेंड करो इस पर एआई पे. ये बड़ा हो जाता है टेम्पटेशन की जल्दी हो जाएगा काम. बिल्कुल गलत. कि जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ. यस जब मैं पढ़ाती थी कि कई बच्चों में होता था कि हम स्केच या गाइड बुक खरीदें. जैसे शेक्सपियर का ड्रामा हम पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मिलते थे वो चीप गाइड्स. तो कई लोग वही पढ़ते थे. तो फिर मैं सबको स्टूडेंट को कहती थी गाइड का फायदा है मगर किसको? जिसने पहले पूरा टेक्स्ट पढ़ा हो उसको उस वक्त पता लगेगा इसमें यूजफुल क्या है और यूजलेस क्या है. लेकिन जो गाइड पर ही डिपेंड करे उसको पता ही नहीं लगेगा गलत क्या है ठीक क्या है. वही कहानी है एआई की. यस. अच्छा आपने अपनी किताब में मेंशन किया है द ट्रेजेडी ऑफ दिस लैंग्वेज हाउएवर इज दैट वेरी few ऑफ इवन दोज हु आर बोर्न टू इट कैन रीड और राइट इट फॉर व्हिच देयर आर सर्टेन हिस्टोरिकल रीजंस. मगर अब तो कर सकते हैं ना. अब तो बचपन से ही सिखा रहे हैं अच्छा कश्मीरी. वो देखिए ना बीच में पहले जब यहाँ 47 के बाद यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट आई उस वक्त तो दो बड़े जबरदस्त कदम उन्होंने उठाए. एक तो एजुकेशन फ्री और दूसरा कश्मीरी कंपलसरी इन स्कूल. समझ गए ना. नहीं इससे पहले कंपलसरी स्कूल्स में नहीं था एजुकेशन. कंपलसरी कहाँ था? एक नाम तो होगा जबरी स्कूल के. हाँ दैट्स तो ऐसे सुना था हमने. कंपलसरी नहीं था मगर यहाँ पर था कि फ्री थी अब एजुकेशन. कोई आप कहाँ तक भी चले ट्यूशन फी. ये 47 के बाद हुआ. हाँ हाँ बिल्कुल. ये जो शेख साहब आए ना जिनको आप लोग अब भूल गए हैं मगर 3 चीजों के लिए उनको नहीं भूलना चाहिए. एक जो उन्होंने लैंड रिफॉर्म किए जो और दुनिया में कहीं नहीं हुए. दुनिया में तो मालूम नहीं हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए न पाकिस्तान. कि जो टेनेंट्स लैंडलेस टेनेंट्स थे मालिक बन गए जमीन के जो काश्त करते थे. और दूसरा उन्होंने कर दिया एजुकेशन फ्री. और तीसरा उन्होंने ये भी किया था कि वो बेगार वगैरह खत्म की थी. और ये फोर्स लेबर. हाँ फोर्स लेबर. और दूसरा ये भी वो जो वो थे ना यूजरी वो जो कर्जे देकर बड़े हाँ बिल्कुल खून चूसते थे वो सारे ये सब चीजें खत्म कर दी थी. खैर वो तो अलग. तो शेख साहब का आप रोल कहाँ मानती है एजुकेशन में बिकॉज यू हैव बीन एन एजुकेशनिस्ट. नहीं मैं तो मानती हूँ बड़ा जबरदस्त था. शुरू में ही डिडंट हैव मच टाइम. विमेंस कॉलेज उन्होंने ही पहले बनवाया. सबसे पहले 1950 में पहली दफे औरतों के लिए कॉलेज बना. यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट दैट पीरियड. I do remember, of course I remember, because I went to college in 1952. ओके When college was only 2 years old. अच्छा. And that is, I did it after my matriculation. और ये बात आपको बताती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी बहन जो थी वो मुझसे कोई 10-11 साल बड़ी थी. ओके उनकी वो पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी. प्राइवेटली उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया. वो पढ़ना चाहती थी मगर कॉलेज कहाँ जाती. कॉलेज था सिर्फ एसपी कॉलेज और उसमें वो लड़कों का कॉलेज था. वहाँ पे पढ़ती थी कुछ लड़कियां वो पंजाबी बाहर की कोई कश्मीरी नहीं थी कोई. तो उनको भेजा नहीं गया कॉलेज. उस बेचारी की पढ़ाई 10वीं में ही खत्म हो गई. लेकिन जब 1950 में कॉलेज बना तो मेरी दूसरी बहन और मैं हम दोनों जा सके और आगे अपनी पढ़ाई कर सके. यानी कि जो वुमेन एजुकेशन है हाँ. जम्मू कश्मीर में जी ये इंट्रोड्यूस शेख साहब ने किया है. नहीं पहले तो स्कूलों में तो थी नहीं हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन ऑफ कोर्स क्योंकि विमेंस डेफिनेटली. और दूसरी बात ये मुझे पूरा याद है कि वो आते थे कई दफे कॉलेज में देखने के लिए कि बिल्डिंगें बन रही हैं क्या हो रहा है. और बड़ा एनकरेज करते थे स्पोर्ट्स लड़कियां करें हॉकी खेलें ये सब. और पर्दा तो फिर खत्म ही हो गया था कॉलेज में आहिस्ता आहिस्ता. अच्छा मैंने ये भी पढ़ा है कहीं पे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही नेवर वांटेड ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस इन एजुकेशन. He never interfered, neither he nor even Bakshi Ghulam Ahmad. And strangely enough, वो उन दोनों के बच्चे जो पढ़ाई करते थे इतने ब्रिलियंट नहीं थे मगर किसी ने उनको कोई फेवरेटिज्म नहीं दिखाया कुछ नहीं किया. जैसे सबका था वैसा था. They did not interfere, very true. ऐसा कहा जाता कि कभी कोई डीसी साहब आए थे विमेंस कॉलेज का चक्कर मारने एंड देन ही वाज वार्न्ड नेक्स्ट डे. उसकी कहानी पूरी ही है. तहसीलदार साहब आए थे
क्योंकि यहाँ था कि मेरी हमारी प्रिंसिपल जो थी उस वक्त महमूदा जी, मिस महमूदा। वो भी बड़ी जबरदस्त औरत थी। उसकी वजह से ही कॉलेज बना, लड़कियों की तालीम में सबसे बड़ा हाथ उनका है। खैर ये हुआ कि वो पता लगा कि वो जब प्रूनिंग की थी कुछ चिनारों की, तो कोई तहसीलदार साहब अंदर आए कि ये कैसे किया है, क्योंकि उसके लिए परमिशन लेना चाहिए था। तो जब महमूदा जी को पता लगा तो उन्होंने कहा उसको, चौकीदार को, उनको बिठाओ विजिटर्स रूम में। तो विजिटर्स रूम में उनको बिठाया तो ये गई, बाहर से इन्होंने लगा दिया ताला, ओके। और पुलिस स्टेशन को दी कि कोई एक स्ट्रेंज आदमी बगैर परमिशन के विमेंस कॉलेज में आया। सुना है आपने ये कहानी? नो, आई हैव नॉट हर्ड। You have not heard it. This is the truth. And then the police came and then they realized it was the तहसीलदार। बहुत बड़ा उसको गुस्सा आया, मगर महमूदा जी स्टक टू इट। क्या विमेंस कॉलेज में परमिशन के बगैर कोई आदमी नहीं आ सकता। और आपको पता है दूसरी बात, विमेंस कॉलेज के सामने है ना ये रीगल चौक की बिल्डिंग है। यस। उस जमाने में ये पहले लो एक ही मंजिल होती थी, वो ठीक था। फिर महमूद जी के टाइम पर उन्होंने शुरू किया था उसको ऊपर चढ़ाना, जैसे आप चढ़ाया। लेकिन महमूदा जी ने उनको कहा कि तुम चढ़ा रहे हो लेकिन कॉलेज की तरफ एक खिड़की नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे जो पहली बिल्डिंग वो सुभाना वगैरह के ऊपर, हनी पोर्टर्स के ऊपर है, उसके देयर इज डेड वॉल टुवर्ड्स द कॉलेज। बट आफ्टर दैट देखिए अब क्या है, अब वो क्या बना है, वो फुट ब्रिज भी कुछ इतना हॉरर थोड़ी है। अच्छा, जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स 1947 के बाद हुए हैं ड्यूरिंग द regime of शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट? दिस इज द बिगेस्ट रिफॉर्म, इट वाज फ्री एंड बिगेस्ट। कहीं तक भी आप पढ़ो तो इट्स फ्री जी, आप कहीं तक भी पढ़ो। आपको पता है क्या था कि मेरी क्लास में जब इंटरमीडिएट होता था, पहले हमारे होता मैट्रिकुलेशन के बाद 2 साल के बाद उसको FA या FSC कहते थे, और 2 साल होता था BA या BSc। 4 साल में इंसान ग्रेजुएट होता था। लेकिन ये जो 2 साल FA और FSC के थे, इसके बाद यू कुड गो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेडिकल के लिए आप जा सकते थे। और मेरी क्लास में 1954 में 8 लड़कियां यहाँ से मेडिसिन करने के लिए बाहर गई। कहाँ गई? कोई अमृतसर, कोई ग्वालियर, कोई पटना, कोई दिल्ली, अलग अलग इंडिया के उनमें जाके पे रखी हुई थी इनके लिए रिजर्व सीट्स। और इनको मिलता था गवर्नमेंट से लोन, जो कि आहिस्ता आहिस्ता पे कर सकते थे। सॉफ्ट एवरीथिंग दे वर एनकरेज। और ये जो मैं 8 बता रही हूँ, इनमें 5 हिंदू कश्मीरी पंडित लड़कियां थी और 4 थी मुस्लिम। मगर उस वक्त उनके माँ बाप को कोई हेजिटेशन नहीं हुई उनको भेजने के लिए। आपको तो मालूम ही नहीं कितनी तरक्की हो रही है। नहीं, हमें तो लग रहा है कि कोई खास चेंज नहीं हुई है 1947 के बाद। सो इट्स लाइक एजुकेशन पीरियड ही कर दिया ना ब्लैकआउट, तो क्या करेंगे। हमें लग रहा है एजुकेशन जो डोगरा रूल में था वैसा ही फिर उसके बाद कंटिन्यू हुआ। नहीं, तब पहले तो बड़ा जबरदस्त चेंज आई। बड़े आप बाहर से बुलाते थे पढ़ाने वालों को, या क्योंकि औरतें तो यार मेरे पास नहीं थी। उसके लिए बाहर से कोई अलीगढ़ से आती थी, कोई लखनऊ से, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, और कोई मेरठ से, और ताकि अच्छी एजुकेशन लड़कियों को मिले। अब हमने तो वहीं पढ़ा है। अब लोग समझते हैं कि पता नहीं हमने कहीं फॉरेन कंट्री से तो नहीं पढ़ के आए। बिल्कुल नहीं। BA इस कॉलेज से, MA की कश्मीर यूनिवर्सिटी से, जिसके वो 2 साल MA के थे SP कॉलेज में क्लासेस थी, तब कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं था। तो वी डिडंट फील एनी एट अ डिसएडवांटेज कंपेयर टू अदर्स। अच्छा, ये जो फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट है जो आपने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1947 के बाद कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया है, जम्मू कश्मीर में, ये इसकी मिसाल कहीं और हमें मिलती है कंट्री में? देखिए, मैं तो सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना मैं एजुकेशन। But has that been like this kind of concept introduced anywhere else? But I am not aware of it. I'm sorry. But we know that it happened here. यहाँ तो था वो सिस्टम। अच्छा, दूसरी बात, ये जो किताब पब्लिश हुई है, what were your experiences with the publisher? Like how supportive were they? And if you About the could- publisher? Yes. No, I did I've been lucky with my publishers. They have accepted what I have written, and they have delivered in the right time. They have not dragged their feet. But about This has been published by Gulshan Books. Gulshan. Yes. But you see, I don't know how good they are at marketing. But otherwise, they are sincere and honest so far.
And how supportive were they, like in terms of showing you the manuscripts, like the final copies? And I didn't really think of it whether they were supportive or not. They accepted what I wrote. Okay. They didn't make any changes, didn't ask any editor to look at it again. So Okay. in that respect, I'm more than satisfied. but this has come out really beautifully, the book. This is got a good The gift. papers भी काफी अच्छे हैं, and the design as well. So और बड़ा भारी किताब है. it's hardbound. That could be. That is, but hardbound is of course a better way to present a book. हाँ. But I don't know how it will do, but I hope it will do well, because it's like it'll be like, as I told you in the beginning, like reading the social history of Kashmir right up to the present time. The militancy, the exodus of Kashmiri Pandits, the disappointment of people when their wishes were not fulfilled, frustration, unhappiness, social fabric collapsing, all kinds of situations in life that you can imagine are portrayed by these writers. They are brilliant, all of them. I And- think it is a privilege that they allowed me to translate their work. And which one is your favorite among, like, these are 31 stories? I can't say that. I like them all. And we have some new author also, Diba Nazir, Yes, The she's Search. a young woman, Okay. but she's written a very good story, and I thought it should be told, the other people should read it, because it's a story of empathy in the time of when there is so much distrust, so much, you see, the concept of the other, so much of disruption. It brings out a little light of hope also. And it talks about the reactions of ordinary human beings who don't allow their minds to be poisoned by the kind of propaganda that goes on outside. This is a story of hope. Of course, there are many depressing stories also. हाँ. But कितने होपफुल है आप अभी जो हमारी जनरेशन है, या फिर लाइक मैं बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ यंग पीपल में इतना एंथुजियाज्म है, इतना शौक है, इतना ट्रांसलेट वो कर रहे हैं, और इतना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और दे वांट टू गिव अ पर्पस टू देयर लाइव्स. दे रिफ्यूज टू बी, you see, plunged into despondency. They have hope, they have the skill, and they may depend a little bit on AI, but mostly it is their own talent which is in evidence. human intelligence, not the Yes, artificial not intelligence. Artificial. अच्छा, Real. a piece of advice for like the budding writers who want to write in Kashmiri, whether it's poetry or prose. Yes, so see, the thing is that they should depend on their own talent. Don't try to copy, don't try to adopt somebody else's style. Stay faithful to your own self and be honest, and don't go to AI. Thank you so much for talking to us, man. बहुत शुक्रिया.